जय हिंद साथियों। एस स्क्वायर होमवर्क सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज है डे 4 और 4 नवंबर 2025 और यह जो सीरीज शुरू किया गया है इसमें लूसेंट बुक के आधार पे आपको टॉपिक दिया जाता है पढ़ने। आप उस टॉपिक को पढ़ के आते हैं, साथ ही आपको वीडियो भी प्रोवाइड कराया जाता है कि आपको कहाँ पढ़ना है, कैसे याद करना है। और रात में 8 बजे जो है एमसीक्यू का रिवीजन होता है और आज भी रात में 8 बजे एमसीक्यू का रिवीजन होगा। आप लोग इसे जरूर जुड़ेंगे। और कहाँ से प्रश्न आएगा तो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो है 40 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेके आएंगे रात 8 बजे। इसे जरूर जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें और यही रिवीजन आपके तैयारी को दमदार बनाता है और आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए, चाहे एईडीओ हो, चाहे दरोगा वाला हो या एसएससी सीजीएल हो, इंटर लेवल हो, जीविका हो या बीपीएससी हो, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसीलिए रात में 8 बजे जरूर जुड़ेंगे। लाइव क्लास होगी, आप वहां आंसर बोलेंगे ABCD करके और उसका ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन होगा। और कहाँ से प्रश्न आएगा तो अभी आपको जो वीडियो लेक्चर दे रहे हैं, आपको जो पढ़ा रहे हैं, यहीं से MCQ बनेगा। आइए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर सीरीज को। सबसे पहले हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, यह टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। अर्थात इस चैप्टर से इतिहास में, प्राचीन भारत के इतिहास में यहाँ से बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं और यहाँ से परीक्षाओं में प्रश्न भी पूछा जाता है। तो सबसे पहले देखिए तिथि निर्धारण। यह जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसका तिथि निर्धारण कैसे किया गया तो एक विधि है जिस विधि को बोलते हैं कार्बन 14 मेथड, C14 या कार्बन 14 मेथड। अर्थात कार्बन 14 विधि के द्वारा जो है सिंधु घाटी सभ्यता के काल का निर्धारण हुआ। तो प्रश्न पूछा जाता है, ये जो कार्बन 14 पद्धति है, यह विधि है, यह कब और किसने इसकी शुरुआत की है। तो इसे ध्यान रखेंगे, BF लीवी के द्वारा शुरू किया गया। किनके द्वारा? BF लीवी के द्वारा शुरू किया गया। और कब? तो 1946 ईस्वी में इसे शुरू किया गया। और ये कहाँ के व्यक्ति है BF लीवी? तो अमेरिका के रहने वाले हैं। बात आती है कार्बन 14 पद्धति जो है, इस सिद्धांत का क्या काम है, अर्थात व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ द कार्बन 14 मेथड। क्या प्रिंसिपल है? तो जब कार्बन 14 विधि से किसी भी वस्तु की आयु निर्धारण होता है तो यह देखा जाता है कि कार्बन की मात्रा कितनी है। जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम रहेगी वह उतना ही प्राचीन होगा। इसका मतलब है कार्बन का धीरे धीरे क्षय होता है। जैसे समय बीतता है कार्बन की मात्रा कम हो जाती है और इसी कार्बन की मात्रा के आधार पे जो है ये तिथि जो निर्धारित होता है, आयु निर्धारित होता है। तो रेडियो कार्बन अर्थात C14 पद्धति से सिंधु सभ्यता का तिथि निर्धारित किया गया है। तो प्रश्न पूछा जाता है, यह सर्वमान्य तिथि क्या है? अकॉर्डिंग टू द रेडियो कार्बन मेथड व्हाट इज द एक्सेप्टेड डेट ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन। तो इसका सही आंसर याद रखेंगे 2400 ईसा पूर्व से लेकर के 1700 ईसा पूर्व तक इसका निर्धारित समय है। तो किसी किसी बुक में थोड़ा सा अंतर भी दिखने को मिलेगा, कहीं 1750 भी रहेगा, कहीं 2450 भी रहेगा। तो इसे ध्यान रखेंगे, बहुत कन्फ्यूजन वाला बात नहीं है, इसी के आसपास का ऑप्शन आपको रहेगा। चलिए आगे बढ़े। आगे सिंधु सभ्यता की खोज और विस्तार। यहाँ से भी प्रश्न होता है, सिंधु सभ्यता की खोज किसने की, या इसका विस्तार कहाँ कहाँ तक था, इन सभी चीज़ों को देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता की खोज कब? तो 1921 ईस्वी में की गई। किसने की थी? तो राय बहादुर दयाराम साहनी। इसे याद रखेंगे, किसके द्वारा? तो राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा जो है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे, डिस्कवर्ड किया गया। और सिंधु सभ्यता को किस युग में रखा जाता है? टू विच एज कैन बी इंडस वैली सिविलाइजेशन बी असाइंड। अर्थात इसे किस युग में, किस एज में रखा जाता है? तो यदि आपको ऑप्शन रहे आद ऐतिहासिक काल तो ये भी सही होता है। कल आपको पिछले प्रीवियस लेक्चर में आपको बता रहे थे इतिहास का 3 है। एक प्राग ऐतिहासिक काल है, प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा है आद ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। तो क्या बताए थे? प्राग ऐतिहासिक काल एक ऐसा काल है जिसमें न तो लिखित साक्ष्य मिला है न पढ़ा जा सका। साक्ष्य नहीं मिला है तो पढ़ने की कोई बात ही नहीं होगी। आद ऐतिहासिक काल लिखित साक्ष्य तो मिल गया लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका। लिखित साक्ष्य मिला है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका है। और ऐतिहासिक काल साक्ष्य भी मिला है और पढ़ा भी गया है। तो एग्जाम्पल में रख सकते हैं, प्राग ऐतिहासिक में पाषाण काल रख सकते हैं, आद ऐतिहासिक में आप सिंधु घाटी सभ्यता को रख सकते हैं और इतिहास काल में सिंधु घाटी सभ्यता के बाद के सभी समय को रख सकते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता को या तो आद ऐतिहासिक जिसको प्रोटो हिस्टोरिक बोलते हैं या कांस जिसे ब्रॉन्ज एज बोलते हैं, तो इनमें रखा जाएगा।
सिंधु सभ्यता के मुख्य निवासी कौन थे? तो ये जो मूल होता है तो ये द्रविड़ या भूमध्य सागरीय जाति है। भूमध्य सागर के आसपास के रहने वाले लोग की जो विशेषताएं थी वही विशेषता सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में भी पाई गई, इसीलिए इसे भूमध्य सागरीय और साथ में कुछ द्रविड़, तो ये दोनों है। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी कहाँ के थे? द्रविड़, अर्थात द्रविड़ और भूमध्य सागरीय जाति के थे। सिंधु घाटी सभ्यता की विधिवत घोषणा किसने की? तो जॉन मार्शल ने 1924 ईस्वी में की कि हाँ सही में सिंधु घाटी सभ्यता थी। हु फॉर्मली अनाउंस द डिस्कवरी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? तो सर जॉन मार्शल। कितने ईस्वी में? 1924 ईस्वी में। तो यहाँ से प्रश्न आपको रात में जब एमसीक्यू लेके आएंगे 8 बजे रात में, तो यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। इसकी विधिवत घोषणा किसने की, कब की, कैसे की, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो किसने की? तो सन जॉन मार्शल ने की। और कितने ईस्वी में की? तो 1924 ईस्वी में की। सिंधु सभ्यता का विस्तार कैसा था? तो त्रिभुजाकार था। इसका जितना भी फैलाव था वह जो आकार है त्रिभुजाकार है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि बिहार का आकृति कैसा है, तो लगभग जो है आयताकार है, लगभग आयताकार है। उसी तरह से सिंधु घाटी सभ्यता का लगभग त्रिभुजाकार था। तो इसे ध्यान रखेंगे। आगे देखें, सिंधु सभ्यता के प्रमुख पुरास्थल मेजर साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, यहाँ से ज़्यादा प्रश्न बनता है। पश्चिम दिशा में कौन सा स्थल था? तो सिंधु सभ्यता का जो त्रिभुजाकार स्थल है इसमें पश्चिम ऐसे करके प्रश्न पूछा जाता है, पश्चिम और पूरब। तो जो सबसे पश्चिम का स्थल है अर्थात इस जगह पे जो स्थल है इसका है सुतकांगेडोर, बलूचिस्तान में अर्थात पाकिस्तान वाले एरिया में। ये है सुतकांगेडोर, इसे ध्यान रखेंगे। ये दास्क नदी किनारे है। यहाँ कौन सी नदी बहती है? दास्क नदी बहती है। और पूर्व दिशा में कौन सा स्थल है? तो ये रहा पूरब का। पूरब दिशा में जो है आलमगीरपुर है। कौन सा है? आलमगीरपुर है। और आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश मेरठ में है। और कौन सी नदी के किनारे है? ये सभी के सभी नदी के किनारे है। तो जरूर नदी का भी याद रखेंगे। हिंडन नदी, हिंडन नदी के किनारे है। हिंडन नदी अभी विलुप्त हो चुकी है। हिंडन नदी के किनारे जो आलमगीरपुर है सबसे पूर्वी सभ्यता, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल सुतकांगेडोर, सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर, सबसे उत्तरी स्थल जो है ये है मांदा। कहाँ का? जम्मू कश्मीर का मांदा है। मांदा है कहाँ का है? J&K, जम्मू कश्मीर का है मांदा, इसे याद रखेंगे। और सबसे दक्षिणी का याद रखेंगे दायमाबाद। देमाबाद या दायमाबाद दोनों लिखा रहेगा, इसे कंफ्यूज नहीं होंगे आप लोग। देमाबाद ये कहाँ है? महाराष्ट्र में है। इसे बहुत अच्छे से याद रखेंगे। आपके जुबान पे आप अपना नोट्स भी बनाते चलेंगे। आलमगीरपुर सबसे पूर्वी यूपी में, आलमगीरपुर सबसे पूर्वी यूपी में, मांदा सबसे उत्तरी जम्मू कश्मीर में, सुतकांगेडोर सबसे पश्चिमी दास्क नदी के किनारे पाकिस्तान के बलूचिस्तान वाले भाग में, और सबसे दक्षिणी दैमाबाद। इसे याद रखेंगे। सबका नदी भी याद रखेंगे। ये जो है ये चिनाब नदी किनारे है मांदा वाला, और ये जो दायमाबाद है ये गोदावरी नदी के किनारे। ये जो देख रहे हैं दायमाबाद ये गोदावरी नदी के किनारे है, इसे भी ध्यान रखेंगे। ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। और कौन सा जिला? अहमदनगर जिला में है। तो यहाँ से प्रश्न बनते हैं। आगे देखें तो प्रमुख नगर और महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें, मेजर सिटीज एंड की फैक्ट्स। तो सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता क्यों कहलाती है? इसका क्या रीजन है? क्योंकि परिपक्व स्थल है। यहाँ पे 6 बड़े बड़े नगर मिले हैं। नगर मतलब नगर। देखिए अभी जा करके गांव का हालात देखिए, गांव में कैसे घर होते हैं, वहाँ का रहन सहन। और शहर का देखिए, घर पे घर, कोई स्पेस नहीं, कोई जगह नहीं। इस आधार पे अनुमान लगाया जाता है कि कौन सा नगर है और कौन सा गांव है, कौन सा ग्रामीण इलाका है। तो ग्रामीण इलाका और शहरी इलाका को देखने का यही तरीका है। तो हुआ क्या, बाढ़ से जब सिंधु सभ्यता समाप्त हो गई तो बहुत सारे जो शहर है ये मिट्टी के अंदर दब गया। मिट्टी के अंदर संभवतः कारण बाढ़ है, और कई कारण बताया जाता है, लेकिन संभवतः कारण बाढ़ है। जब इनको खुदाई के द्वारा पता चला तो बहुत ज़्यादा शहर की जो अवस्थिति थी ये शहर जैसा था, बहुत ज़्यादा घनी आबादी थी। इससे पता चला यह शहरी स्थल है। इसी आधार पर सिंधु सभ्यता को नगरीय सभ्यता अर्थात अर्बन सिविलाइजेशन कहा गया। ठीक है, क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ 6 बड़े बड़े नगर मिले हैं। और इन 6 नगर में कौन कौन है ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता से मिले 6 महानगरों में से कौन सा नहीं है। तो कौन सा नहीं है? इतना के ये जो 6 है, इसके अलावा जो भी होगा वो नहीं में आएगा, तो इसे ध्यान रखेंगे। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनवारी वाला, धोलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगन, ये सभी जो है नगर थे। नगर अर्थात सिटी, अर्थात शहर, ये शहरी थे।
और इसके अलावा जो भी स्थल मिले हैं वो ग्रामीण थे, या मतलब छोटे शहर थे। और स्वतंत्रता प्राप्ति बाद हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल कहाँ मिले हैं? जब से स्वतंत्रता मिली है 1947 से, उसके बाद सबसे अधिक स्थल की खोज जो है गुजरात में हुई है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे देखें, सिंधु घाटी सभ्यता, साथ में नोट्स बनाते चलेंगे, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। सिंधु घाटी सभ्यता, पुरास्थल और खोज, इंडस सिविलाइजेशन, साइट्स एंड डिस्कवरीज। ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसके कौन कौन सा स्थल है और खोज कैसे हुआ, इनके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, देखिए सबसे, यहाँ तो ये नहीं लगाया है कि भारत में होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल है, उन सभी स्थलों में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो देखिए नाम में भी बहुत बड़ा है, मोहनजोदड़ो जो है सबसे बड़ा है। और यह कहाँ है मोहनजोदड़ो? ये पाकिस्तान में। आपको एक ट्रिक भी बताएंगे, कौन से नदी, जो कौन सा स्थल है, किस नदी किनारे है, इसमें इंपॉर्टेंट बार बार पूछा जाता है, आगे दिखा देंगे। वैसे एक बार देख लीजिए, हाड़ामोसी, ये दो इंपॉर्टेंट होता है। हाड़ामोसी, हा से हड़प्पा, रो से रावी, मो से मोहनजोदड़ो, सी से सिंधु। तो इतना याद रखेंगे। तो मोहनजोदड़ो की बात आ रही थी। यदि प्रश्न पूछा जाए भारत में जितने भी सिंधु स्थल है, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, उन सभी स्थलों में सबसे बड़ा स्थल कौन है, ऐसा प्रश्न यदि आपसे पूछा जाता है, इसका जवाब हमेशा आप राखी गढ़ी देंगे। और राखी गढ़ी कहाँ अवस्थित है? हरियाणा के हिसार जिले में है। हरियाणा के हिसार जिले में अवस्थित है। राखी गढ़ी की खोज कब की? तो 1963 ईस्वी में की गई। किसके द्वारा? तो सूरजभान के द्वारा की गई 1963 ईस्वी में राखी गढ़ी की खोज की गई। तो ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। आगे, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह नगर, अर्थात बंदरगाह नगर तो आप जानते ही होंगे, समुद्र है और समुद्र के ऊपर इधर से नौ आकर के यहाँ लग रहा है, नौ आकर के यहाँ रुक रहा है और यहाँ से सामान की ढुलाई, सामान जो है अनलोडिंग हो रहा है, अनलोडिंग होकर के विभिन्न जगहों पे जा रहा है। तो ये सभी जो स्थल है, ये जो बंदरगाह है, इस बंदरगाह में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट बंदरगाह है, प्रमुख की बात हो रही है, होगा तो और, लेकिन प्रमुख बंदरगाह की बात करें तो लोथल और सुटगोडदा, ये दोनों के दोनों जो है इंपॉर्टेंट बंदरगाह नगर है। जूते हुए खेत और नक्काशीदार ईंट के प्रयोग का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो ध्यान रखेंगे, कालीबंगन कहाँ? राजस्थान के कालीबंगन से जूते हुए खेत का साक्ष्य और नक्काशीदार ईंट। और नक्काशीदार ईंट क्या होता है? तो वेयर द एविडेंस ऑफ प्लॉट फील्ड एंड डेकोरेटेड ब्रिक्स, मतलब उस नक्काशीदार का मतलब डेकोरेट किया गया, सजाया हुआ ईंट। तो सजाया हुआ ईंट की बात करें और जुते हुए खेत की बात करें, दोनों मिट्टी से ही बनेगा। खेत में भी मिट्टी है, जुते हुए खेत में भी मिट्टी है, और नक्काशीदार ईंट जो बनेगा ये भी मिट्टी से बनेगा। और मिट्टी से ही आप क्या बनाते हैं? काली माँ की मूर्ति बनाते हैं। ये मेरा ट्रिक है, आप इसे इस ट्रिक से याद रख सकते हैं। काली माता या काली माँ की मूर्ति बनाते हैं। तो मूर्ति बनाना, जैसे कालीबंगन आए तो आप इसे इमेजिन करिए काली माता, और काली माता इमेजिन करते ही मिट्टी याद आएगा, और मिट्टी जैसे ही याद आ जाएगा तो जुते हुए खेत याद आएगा आपको, और नक्काशीदार ईंट याद आएगा। तो इस तरह से आप कोई छोटा छोटा ट्रिक लगा के भी आप चीज़ों को आसानी से हमेशा के लिए याद रख सकते हैं। आगे बढ़े हम लोग। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ी इमारत, आपने सबसे बड़ा शहर देखा, अब सबसे बड़ी इमारत की बात हो रही है। सबसे बड़ी इमारत अर्थात लार्जेस्ट बिल्डिंग, सबसे बड़ी इमारत, लार्जेस्ट बिल्डिंग कौन सा है? तो द ग्रेट बाथ है। ग्रेट बाथ अर्थात स्नानागार को ग्रेट बाथ बोलते हैं। कहाँ का है ये? मोहनजोदड़ो का है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है ग्रेट बाथ, और यही ग्रेट बाथ जो है सबसे बड़ी इमारत, लार्जेस्ट बिल्डिंग है। यदि माप की बात करें, स्नानागार की माप अर्थात ग्रेट बाथ का डायमेंशन की बात करें, तो ये डायमेंशन जो है 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा। ये गहरा है स्नानागार। स्नानागार कैसे होता था? तो ऐसे जैसे पोखर और तालाब देखते हैं, इसी पोखर और तालाब की आकृति का था। लेकिन पोखर और तालाब तो आप मिट्टी का होता है, लेकिन ये जो स्नानागार है ये कंक्रीट अर्थात ईंट से जमाया हुआ और उसमें पानी छोड़ा गया था। तो ऐसे स्नानागार होते थे सिंधु घाटी सभ्यता में। इसकी माप याद रखेंगे, लगभग 12 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा, 12 गुना 7 हो गया, और गुना 2.43 को यदि सन्निकट मान ले तो 3 मान लीजिए। तो ऐसे याद रख सकते हैं, या पॉइंट में एग्जैक्ट याद रखिए। इसी तरह से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। आगे बढ़े।
तो तीन मुख वाले देवता, तीन मुख वाले देवता को क्या बोला जाता है? पशुपतिनाथ। तीन मुख वाले जो देवता हैं इन्हें क्या बोला जाता है? पशुपतिनाथ। ये जो पशुपतिनाथ का मूर्ति था, ये पशुपतिनाथ की मूर्ति कहाँ से मिली है? ऐसा प्रश्न परीक्षाओं में देखने को मिलता है और बार बार पूछा जाता है। तो तीन मुख वाले देवता या पशुपतिनाथ की मूर्ति कहाँ से मिली है? वेयर वाज द थ्री फेस्ड डाइटी अर्थात पशुपतिनाथ सील फोन। ये जो सील है, मूर्ति है, ये कहाँ से मिला है? फ्रॉम मोहनजोदड़ो अर्थात मोहनजोदड़ो से मिला है। याद रखेंगे, तीन मुख वाले देवता, और देवता का नाम क्या है? पशुपतिनाथ। और ये पशुपतिनाथ की मूर्ति कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। पशुपतिनाथ की मूर्ति के चारों ओर कौन कौन से जानवर विराजमान है? ये जो मूर्ति है पशुपतिनाथ अर्थात पशुओं के पति, पशु के जो देवता है, इसके मूर्ति के चारों ओर कौन कौन से जानवर विराजमान है? तो ये जो मूर्ति मिला है इसमें हाथी मिला है अर्थात एलिफेंट, गेंडा राइनोसोरस, और चीता टाइगर, और भैंसा बफेलो। ये सभी जो मूर्ति है ये मिला, मूर्ति के चारों ओर ये सभी जानवर के चित्र मिले हैं। मोहनजोदड़ो से और कौन सी प्रसिद्ध मूर्ति मिली है? तो नर्तकी की मिली है। नर्तकी की कांस्य मूर्ति अर्थात द ब्रॉन्ज स्टेच्यू ऑफ डांसिंग गर्ल। डांसिंग गर्ल पूछा जाता है परीक्षाओं में, डांसिंग गर्ल कहाँ से? तो मोहनजोदड़ो से। ठीक है, डांसिंग गर्ल जो फेमस स्टेच्यू है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये जो है आपको मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा की मोहर अर्थात मोहर पर सबसे अधिक किस पशु का अंकन है? विच एनिमल अपियर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली ऑन हड़प्पन सील्स। ये जो मोहर होता है इसे इंग्लिश में सील कहते हैं। तो सील पे, मोहर पे सबसे ज्यादा किस पशु की आकृति मिली है? किस पशु का अंकन मिला है? तो किस पशु ज्यादा अपियर होते हैं? तो इसका सही आंसर है एक श्रृंगी अर्थात यूनिकॉर्न। आप देखे होंगे ये जो यूनिकॉर्न होता है, यूनिकॉर्न कंपनी होता है। यूनिकॉर्न कंपनी एक ऐसी कंपनी जो बहुत ज़्यादा मुनाफा में हो, बहुत ज़्यादा जिसका कैपिटल हो, ये वो यूनिकॉर्न होता है। ठीक है, तो यूनिकॉर्न जो अभी चल रहा है ये यहीं से लिया गया है। वन हॉर्न एनिमल है, एक ही सींग इसके सर पे होता है। एक सींग वाले, एक ही सींग हो जिस पशु के सर पे, उस पशु को यूनिकॉर्न बोलते हैं। तो यूनिकॉर्न वाले जो हड़प्पा मोहर पे सबसे अधिक पशु का अंकन जो है यूनिकॉर्न वाले मिला है, वन हॉर्न एनिमल मिला है अर्थात एक सींग वाले पशु की आकृति मिला है। और एक सींग वाले पशु को क्या बोलते हैं? यूनिकॉर्न बोलते हैं। इसे ध्यान रखेंगे। कहाँ से प्राप्त हुए ये हड़प्पा के मोहर से प्राप्त हुए। मोहर क्या होता है? सील। मोहर जैसे आप देखे होंगे कि जब कोई डॉक्यूमेंट होता है उस पर मोहर लगा होता है, तो ठीक उससे वहाँ भी मोहर होता था, और मोहर पे एक सींग वाले पशु की आकृति होती थी जिसे यूनिकॉर्न कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा से प्राप्त आयताकार मोहर। तो मोहर कई तरह का, गोल भी होता है, आयताकार भी होता है, त्रिभुजाकार भी हो सकता है। तो ये जो विभिन्न तरह के मोहर है अर्थात विभिन्न तरह के जो सील है, और उसमें रेक्टेंगुलर सील में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो व्हाट इज द डिस्पाइसेट ऑन द रेक्टेंगुलर सील फाउंड एट द हड़प्पन। तो ये है ए प्लांट इमर्जिंग फ्रॉम द वुमेन वोम। ये जो हड़प्पा से प्राप्त आयताकार मोहर में क्या चित्रित है? तो स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा चित्रित है। इससे प्रकृति प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है प्रकृति प्रेमी थे, क्योंकि स्त्री के गर्भ से प्लांट निकलता हुआ, पौधा निकलता हुआ दिखाया गया इस आयताकार मोहर पे। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको बार बार सुनेंगे, बार बार लिखेंगे, बार बार पढ़ेंगे तो हमेशा के लिए याद रहेगा। अभी आपके पास रिवीजन का बहुत अच्छा मौका है। इस वीडियो को देखें और रात में 8 बजे इसी से संबंधित जो है 40 MCQ लेके आ रहे हैं। इस 40 MCQ आपको कितना याद है, कितना आप बना पा रहे हैं, इसको रिवीजन जरूर करिएगा। आइए हम लोग आगे बढ़े। मनके बनाने के कारखाने कहाँ मिले हैं? तो मनके बनाने के कारखाने जो है लोथल और चनहुदरो से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? लोथल और चनहुदरो से मिले हैं। तो मनका क्या होता है? तो वेयर हैज बीन बीड। बीड होता है, बीड अर्थात जो गले में पहना जाता है वही बीड। मेकिंग फैक्ट्री कहाँ से मिला है? तो लोथल से और चनहुदरो से। मनके बनाने के कारखाने लोथल और चनहुदरो से मिले हैं, इसे याद रखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के नगर की योजना कैसी थी? कैसे नगर बनाया जाता था? तो ग्रिड पद्धति में। ग्रिड पद्धति क्या होता है? तो ग्रिड पद्धति होता है कि बीचों बीच जो है रास्ता है, और ये जो खाली जगह यहाँ आवास बनेगा, यहाँ आवास बनेगा, यहाँ आवास बनेगा, यहाँ आवास बनेगा, यहाँ। तो ग्रिड पद्धति का मतलब हुआ सड़कें एक दूसरे को समकोण पे काटती हो, ये ग्रिड पद्धति है। इसी पे आधारित थी सिंधु घाटी नगर की सभ्यता। घर के दरवाजे और खिड़कियां किस दिशा में खुलती थी? देखिए,
कुछ एक्सेप्शन को छोड़ दे तो अधिकतर जो घर हैं ये, जैसे कि ये सड़क है तो अभी वर्तमान में क्या है, सड़क की ओर घर खुलेगा, सड़क की ओर घर का दरवाजा होगा। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में सड़क की ओर नहीं खुल करके पिछवाड़े की ओर अर्थात पीछे वाले भाग में इसका द्वार खुलता था, दरवाजा खुलता था। ठीक है, उसके कई रीजन रहे होंगे। माना जाता है कि सड़क पे धूल गर्दा इससे बचने के लिए या चोरी से बचने के लिए इसे पीछे की ओर खोला जाता होगा, ये सभी रीजन रहा होगा। किस नगर के घर के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर, देखिए बताए थे आपको एक्सेप्शन है, कुछ अपवाद है, और अपवाद वही है इन विच सिटी डिड द डोर्स हाउसेज ओपन टुवर्ड्स मेन स्ट्रीट, गली की ओर खुला है तो लोथल एक व्यापारिक नगर है। आपको पता है कि ये बंदरगाह नगर है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे व्यापार होता था। व्यापार करने के लिए आवश्यक है कि घर के दरवाजे जो हो आगे की ओर खुले। तो इसे भी याद रखेंगे, हमेशा याद रखेंगे। आप कैसे याद रखेंगे, यही ट्रिक लगा के आप अपने माइंड में सेट रखेंगे कि लोथल एक बंदरगाह नगर है। जब बंदरगाह नगर है तो यहाँ व्यापार होता होगा। व्यापार करने के लिए यदि घर के सामने दरवाजे अर्थात सड़क की ओर जब दरवाजा हो, दुकान हो या व्यापारिक कोई प्रतिष्ठान हो, तो तभी वहां तक लोग पहुंच पाएगा जब उसे सड़क से दिख जाएगा। बस इसे एज अ ट्रिक याद रखेंगे तो आपको हमेशा याद रखेगा कि जितने भी शहर है, जितने भी घर बने हुए हैं, वे पिछवाड़े की ओर उसके दरवाजे खुलते हैं। लेकिन एकमात्र नगर लोथल है जिनके दरवाजे जो है सड़क की ओर अपोजिट डायरेक्शन में खुलता है। और यही एक्सेप्शन वाला प्रश्न जो है परीक्षाओं में बार बार देखने को मिलता है, इसीलिए इसे ध्यान से याद रखेंगे। आगे बढ़े तो आगे लिपि और लेखन कला से संबंधित है, स्क्रिप्ट और राइटिंग से संबंधित है। व्हाट वाज द नेचर ऑफ द इंडस स्क्रिप्ट, इंडस स्क्रिप्ट का जो है नेचर कैसा था, लिपि सब कैसी थी, तो भाव चित्रात्मक, पिक्टोरियोग्राफिक इन नेचर, पिक्टोग्राफिक है। अर्थात यदि किसी को दिखाना होगा कि कोई आदमी खा रहा है तो आदमी बना देगा, इसका हाथ बना देगा, यहाँ प्लेट रख देगा और प्लेट से दिखाएगा कि खा रहा है, मुंह में ले रहा है। तो ये है भाव चित्रात्मक। शिकार को दिखाना होगा तो एक आदमी को बना देगा, हाथ में भाला या तीर धनुष कुछ पकड़ा देगा और आगे आगे जानवर को भागते हुए दिखा देगा कि जानवर है और आगे आगे भाग रहा है और आदमी पीछा कर रहा है। तो इस तरह से यह जो है इसी तरह की लिपि को भाव चित्रात्मक, अर्थात हम लोग बात में यूज भी करते हैं, बोलते नहीं समझे, अरे ये क्या बात हुआ, मतलब भाव को समझो, मेरे भाव को, कहने का जो अर्थ है। अर्थात ये इससे देखने से क्या पता चल रहा है कि ये शिकार कर रहा है, इससे मतलब शिकार हो गया। यह लिपि नहीं थी, यह भाव चित्रात्मक लिपि थी। ठीक है, और लिपि किस दिशा में लिखी जाती थी, यह भाव चित्रात्मक लिपि को दाईं से बाईं की ओर, अर्थात हम लोग लिखते हैं तो बाएं से दाएं जाते हैं, ऐसे करके लिखते हैं, लेकिन वहां लिखा जाता है ऐसे करके, ऐसे मतलब दाएं से बाईं ओर हम लोग के अपोजिट था। बस इसे बहुत अच्छे से याद रखिए, राइट टू लेफ्ट लिखा जाता था। यहाँ बहुत आसानी से आपको एक बार पढ़ लेंगे तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। आगे, एक से अधिक पंक्ति वाले अभिलेख में लेखन की दिशा क्या होती थी, एक से अधिक होता था तो पहली पंक्ति दाएं से बाईं होती थी, ठीक है, हम लोग के अपोजिट, और बाद बाकी दूसरी पंक्ति बाएं से दाईं होती थी। ठीक है, इस तरह से पहली, दूसरी, तीसरी ऐसे लिखी जाती थी। और लेखन प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता कौन सी थी, तो जो पहली बार लेखन प्रणाली जिस सभ्यता में विकसित हुई है उस सभ्यता का नाम है सुमेरियन सभ्यता, अर्थात सुमेरिया की सभ्यता। द सुमेरियन सिविलाइजेशन क्या है, फर्स्ट सिविलाइजेशन है टू डेवलप ए प्रॉपर राइटिंग सिस्टम। जो प्रॉपर राइटिंग सिस्टम डेवलप किया है उस सिविलाइजेशन का नाम है सुमेरियन सिविलाइजेशन, इसे याद रखेंगे। आगे, कृषि और अन्य तथ्य है, एग्रीकल्चर एंड अदर फैक्ट्स है। तो सिंधु सभ्यता में मुख्य फसलें कौन सी थी, तो सिंधु सभ्यता की मुख्य फसलें गेहूं और जौ थी। तो मेन क्रॉप्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन तो क्या है, व्हीट और बार्ली जो है इसका इंपॉर्टेंट अर्थात मेन क्रॉप्स है। मेन क्रॉप्स याद रखेंगे, व्हीट और बार्ली दोनों एक साथ उगाया जाता है, इसे याद रख सकते हैं, आसानी से याद रख सकते हैं क्योंकि दोनों के दोनों जो है एक साथ उगाया जाता है। और सिंधवासी मिठास के लिए क्या यूज करते थे, तो मिठास के लिए शहद का यूज करते थे। हम लोग मिठास के लिए गुड़ का यूज करते हैं, शक्कर का यूज करते हैं, शुगर अर्थात चीनी का यूज करते हैं, लेकिन सिंधवासी जो है मिठास के लिए शहद का यूज करते थे। और मिट्टी से बने हल का साक्ष्य कहाँ मिला है, तो बनमाली। इसे याद रखने का आसान तरीका है, मिट्टी से बना हल है, अर्थात वन है, एक बहुत बड़ा वन है, उसमें माली निवास करता है। उस माली ने एक एक मिट्टी से बना हुआ हल आप लोग देखे ही होंगे, यहाँ बैल लगाने के लिए दो ये रहता है और ऐसे सेप रहता है और यहाँ से ये मिट्टी की जुताई करता है।
तो याद रखेंगे वन में एक माली रहता था, उस माली ने हल मिट्टी से बने हुए हल रखा था। बस ये ट्रिक है, इस ट्रिक से आप हमेशा के लिए इसे याद रख सकते हैं। चावल के दाने कहाँ से मिलते थे? रंगपुर और लोथल। देखिए इसे भी एक ट्रिक से याद रख सकते हैं। चावल के दाने की बात होगी तो आप रंगपुर अर्थात रंगा हुआ चावल यूज करते हैं, बिल्कुल यूज होता है। रंगा हुआ चावल यूज होता है, कब यूज होता है? तो पूजा पाठ में रंगा हुआ चावल यूज होता है। और लोथल अर्थात चावल खा खा के देह शरीर भारी हो जाता है तो उसे बोलते लोथ हो गया, शरीर लोथ हो गया। तो ये एक दो ट्रिक है, ये छोटा छोटा ट्रिक है, अदरवाइज ना लेकर के इसे ट्रिक हमेशा याद रखने के लिए यूज कर सकते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो चावल के दाने कहाँ से मिले? रंगपुर से और लोथल से मिले हैं। और चावल के प्रथम साक्ष्य, देखिए दाना अलग है और चावल का साक्ष्य है, और पहला साक्ष्य है ये लोथल से मिला। इन दोनों में, ये तो दोनों जगह से दाना मिला है, लेकिन इनमें भी सबसे पहले कहाँ से मिला है? तो लोथल से मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे सिंधु सभ्यता, व्यापार, शासन और अन्य बातों को देखें। इंडस वैली सिविलाइजेशन का ट्रेड देखना है, गवर्नेंस देखना है और अदर फैक्ट्स को देखना है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के घोड़े के अस्थि पंजर कहाँ से मिले? घोड़े तो नहीं मिले, लेकिन घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। घोड़े के अस्थि पंजर से पता चलता है यहाँ घोड़ा होगा, और ये सुरकोटदा से मिला है। घोड़ा का क्या यूज था इसकी कोई जानकारी नहीं मिली है, ठीक है। सुरकोटदा था, कालीबंगन और लोथल, ये सभी के सभी जो है इन सभी जगहों से घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। क्या याद रखेंगे? सुरकोटदा, कालीबंगन और लोथल। और सिंधु सभ्यता में जो तोल की इकाई थी ये किस अनुपात में थी? तो ये 16 के अनुपात में थी। अनुपात याद रखेंगे। रेशियो क्या था इसका? रेशियो था 16 रेशियो था। किस चीज का? तो वेट वाज लाइकली बेस्ड ऑन रेशियो ऑफ 60। और सिंधु सभ्यता के लोग यातायात के लिए किन साधनों का उपयोग करते थे? तो याद रखेंगे ये जो ट्रांसपोर्ट के लिए क्या यूज करते थे? तो ध्यान रखेंगे बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी। आपको ऊपर ही बताया है कि घोड़ा का अस्थि पंजर तो मिला, लेकिन ऐसा नहीं है कि घोड़ा गाड़ी चलता था या घोड़ा पे लोग चलते थे। ऐसी कोई भी प्रमाण यहाँ से प्राप्त नहीं हुआ है। तो यदि लोग साधन के लिए, यातायात के साधन के लिए 2 पहिए या 4 पहिए वाली बैलगाड़ी का यूज करते थे, तो ये 2 पहिए और 4 पहिए वाले ये जो गाड़ी है, कार्ट है, इसको कौन खींचता था? तो पशु। और पशु में क्या? या तो बैल या भैंसा, बैल या भैंसा के द्वारा ये चलाया जाता था। और मेसोपोटामिया के अभिलेख में वर्णित मेलुहा शब्द का क्या अभिप्राय निकला है, क्या अर्थ पता चला है? तो इसका पता चला है कि मेलुहा जो है ये सिंधु सभ्यता के लिए प्रयुक्त हुआ है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए मेलुहा वर्ड का यूज हुआ है। मेलुहा वर्ड किसके लिए आया है? तो इंडस वैली सिविलाइजेशन। साथ ही याद रखना है ये कहाँ प्राप्त हुआ है? मेलुहा शब्द का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता से प्राप्त हुआ है। और यहाँ जो सिंधु घाटी सभ्यता है, तो इस सभ्यता में शासन किसके हाथों में था? इस शासन तो वणिक वर्गों के हाथों में था, मर्चेंट क्लास के हाथ में था। मर्चेंट अर्थात वणिक वर्ग, वर्णिया जिसको हम लोग बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, जिसे व्यापारी वर्ग बोलते हैं, यही मर्चेंट क्लास है। इन्हीं के हाथों में शासन की व्यवस्था थी। इस बात का पता चलता है व्यापार से, वाणिज्य से, और व्यापार वाणिज्य पे प्राप्त मोहरों से यही पता चलता है यहाँ की जो शासन व्यवस्था है वणिक वर्गों के हाथों में था। आगे सिंधु काल में विदेशी व्यापार, फॉरेन ट्रेड इन इंडस पीरियड। ये जो सिंधु काल में विदेशी व्यापार होता था, ये विदेशी व्यापार कैसे होता था? तो सिंधु सभ्यता के लोग किन देशों से व्यापार करते थे? मेसोपोटामिया से करते थे, सुमेर से, फारस से, अफगानिस्तान से, ओमान से। इन सभी देशों से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग व्यापार करते थे। और सिंधु काल में तांबा कहाँ से आयात किया जाता था? कॉपर वाज इम्पोर्टेड। इम्पोर्टेड अर्थात मंगाया जाता था, आयात मतलब मंगाया जाता था फ्रॉम खेतरी। खेतरी अभी भी कॉपर के लिए फेमस है। परीक्षाओं में बीपीएससी में प्रश्न भी पूछा था कि खेतरी किसके लिए फेमस है? तो तांबा उत्पादन के लिए, ठीक है। और राजस्थान में है यह। साथ ही बलूचिस्तान और ओमान, इससे भी तांबा मंगाया जाता था। और सिंधु काल में चांदी का स्रोत कौन सा था? कहाँ से मंगाया जाता था? अफगानिस्तान से और ईरान से। अफगानिस्तान और ईरान से चांदी मंगाया जाता था। और सोना कहाँ से? तो कर्नाटक, अफगानिस्तान और ईरान। और अभी भी कर्नाटक जो है भारत का सबसे बड़ा चांदी, ये सोना उत्पादक है। भंडार भले ही बिहार में मिला हो, लेकिन वर्तमान में कर्नाटक से सोना का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। भारत की बात कर रहे हैं, तो ये ऐसे भी याद रख सकते हैं आप। सोना कहाँ से होता था? कर्नाटक, अफगानिस्तान और ईरान से। चांदी अफगानिस्तान, ईरान। और सोना में आएंगे तो एक एक्स्ट्रा फैक्ट जोड़ देंगे इसमें, कर्नाटक। तो इस तरह से दोनों को याद रख सकते हैं, चांदी और सोना दोनों को। आगे
टीन कहाँ से आयात किया जाता था, टीन कहाँ से मंगाया जाता था, तो अफगानिस्तान और ईरान से। देखिए अफगानिस्तान और ईरान कितना इंपॉर्टेंट है, चांदी सोना टीन से भी मंगाया जाता था। और गोमेड कार्नेलियन जो है कहाँ से मंगाया जाता था, तो सौराष्ट्र अर्थात गुजरात से मंगाया जाता था। और लापिस लाजुली अर्थात लाजवर्द जो है ये मेसोपोटामिया से मंगाया जाता था, सीसा ईरान से। ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे बहुत अच्छे से आप याद रखेंगे। सिंधु सभ्यता के लोग किन वस्तुओं का निर्यात करते थे अर्थात भेजते थे अपने राज्य से, अपने देश से दूसरे जगह, तो कपास, क्योंकि कपास की खेती होती थी यहाँ, वस्त्र बनते थे, मनके बनते थे, मिट्टी के बर्तन, धातु के उपकरण और मोहर बनते थे, इन सभी को निर्यात किया जाता था। और सिंधु सभ्यता के मुख्य व्यापारिक बंदरगाह आपने पीछे भी देखा है, सबसे इंपॉर्टेंट लोथल है और कुछ है सुतकोटदा और बालाकोट जिसको बोलते हैं। हाल फिलहाल में जहाँ पे एयर स्ट्राइक हुआ था वही बालाकोट जो पाकिस्तान में वर्तमान में है, सुतकोटदा, ये दोनों ये सभी जो है ये तीनों के तीनों जो है व्यापारिक बंदरगाह नगर है, इसे ध्यान रखेंगे, व्यापारिक लिए बंदरगाह नगर था। और लोथल किस लिए प्रसिद्ध था, तो लोथल जो जगह है यह गोदाम और गोदी के लिए, डॉकयार्ड के लिए, गोदाम समझ रहे हैं जहाँ स्टोरेज होता है, जहाँ वस्तुएं रखी जाती है, अनाज रखी जाती है, वो गोदाम होता है। और गोदी क्या है, तो गोदी जो है यह डॉकयार्ड होता है, डॉकयार्ड अर्थात बंदरगाह, ठीक है, बंदरगाह है। तो लोथल किसके लिए, बंदरगाह था लोथल में बहुत सारा, और बहुत सारा गोदाम था, वेयर हाउस इंग्लिश में बोलते हैं इसे, गोदाम को। और डॉकयार्ड गोदी डॉकयार्ड हुआ। लोथल की गोदी किस लिए जानी जाती थी, तो विश्व की सबसे प्राचीन गोदी मानी जाती है, अर्थात डॉकयार्ड ऑफ लोथल इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट इन द वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट है। सिंधु सभ्यता में मुद्रा का प्रयोग होता था या नहीं, तो मुद्रा का प्रयोग नहीं होता था, वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी, अर्थात बार्टर सिस्टम जिसे बोलते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली को बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या है, जैसे अब समझिएगा आपके यहाँ चावल का उत्पादन हुआ और किसी के घर में दाल हुआ, तो आप क्या करेंगे, ये भी अपना दाल खाने के लिए रखेगा और जो एक्सेस दाल है ये दे देगा किसको, चावल वाले को, इससे चावल ले लेगा, दाल वाला चावल ले लिया और चावल वाला दाल ले लिया, तो अपने पास भी चावल रखा और कुछ दाल भी ले लिया, दाल वाले अपने पास भी दाल रखा और चावल भी ले लिया। ये हुआ क्या, बार्टर सिस्टम। ये खरीद बिक्री नहीं हुआ, ये हम कुछ वस्तु दिए और उसके बदले में कुछ वस्तु लिए, तो इसी को बोलते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली अर्थात बार्टर सिस्टम। तो सिंधु घाटी सभ्यता में बार्टर सिस्टम अर्थात वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। और सिंधु सभ्यता के समाज कैसा था, वर्ग विभेद था, अर्थात क्लासलेस था, कोई क्लास नहीं, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग, ऐसा कुछ भी नहीं था, सभी एक जैसा वर्ग था, अर्थात क्लासलेस था। और संगठित था, वेल ऑर्गेनाइज था, कोई इसमें संगठन में टूट नहीं था, आपस में मतभेद नहीं था, अर्थात वेल ऑर्गेनाइज था। और सिंधु सभ्यता के प्रमुख व्यवसाय कौन कौन से हैं, तो यहाँ के लोग कृषि करते थे, व्यापार सबसे इंपॉर्टेंट व्यवसाय है इनका, लेकिन कृषि भी होती थी, कारीगरी अर्थात क्राफ्टमैनशिप का भी काम होता था, और व्यापार ट्रेड का भी काम होता था। और इन सब में सबसे ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट है ट्रेड, व्यापार सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिंधु सभ्यता, प्रशासन, धर्म और समाज की बात करें तो किसने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा, ये भी प्रश्न पूछा गया परीक्षाओं में। पीगट ने कहा, पीगट जो कहा है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो एक बहुत बड़ा साम्राज्य का एक जुड़वा राजधानी था, मतलब जो इंपॉर्टेंट सिटी हो, जय दिल्ली क्या, आप देखिए इंडिया में सभी सिटी को देखिए, सभी शहर को देखिए, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कई कारण है इम्पोर्टेंट होने की, कई वजह है। इसी तरह से जुड़वा कोई भी राजधानी होता है तो वो इम्पोर्टेंट सिटी होता है, वहाँ बहुत सारी सुविधाएं होती है। ठीक इसी तरह की यहाँ की सुविधाओं को देख करके, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सुविधाओं के फैसिलिटीज को देख करके ही पीगट महोदय ने कहा था कि यह एक विस्तृत साम्राज्य, अर्थात हड़प्पा के जितने स्थल है वो सभी एक साम्राज्य है। और उन साम्राज्य की राजधानी किसको बताया है, तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इन दोनों स्थलों को बोला है कि ये जुड़वा राजधानी था, अर्थात ट्विन, क्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो पीगट डिस्क्राइब्ड हड़प्पा एंड मोहनजोदारो एज अ ट्विन कैपिटल्स ऑफ ए वास्ट एम्पायर, एक विस्तृत साम्राज्य की राजधानी है। और सिंधु सभ्यता के लोग धरती की पूजा किस रूप में करते थे, तो ये उर्वरता की देवी मान करके सिंधु घाटी सभ्यता के लोग धरती की पूजा करते थे। धरती के बारे में क्या माना जाता था, यह जो देवी है उर्वरता की देवी है। दे वर्शिप्ड द अर्थ एज ए फर्टिलिटी गॉडेस के रूप में इसकी पूजा करते थे। और सिंधु सभ्यता से किन पूजाओं के प्रचलन के साक्ष्य मिलते हैं, किन की पूजा होती थी, तो वृक्ष की पूजा होती थी और शिव पूजा होती थी। तो एविडेंस ऑफ ट्री वर्शिप एंड शिवा वर्शिप हैज बीन फाउंड, इसे भी ध्यान रखेंगे। चलिए नोट्स बनाने के लिए आप क्या करें, हम थोड़ा फास्ट बोल रहे हैं, जल्दी जल्दी करके आप इसे
बीच में पॉज करके सुन भी सकते हैं और साथ ही नोट्स भी बना सकते हैं। तो पॉज करने का ऑप्शन है आपके पास, उसे स्लो करने का, फास्ट करने का सभी ऑप्शन है। इस तरह से आप नोट्स जरूर बनाएंगे। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः किसकी देन है? तो हड़प्पा सभ्यता की देन है। स्वास्तिक का चिन्ह, ये जो स्वास्तिक का चिन्ह आया है, आप लोग सभी अवगत होंगे स्वास्तिक का चिन्ह, स्वास्तिक के चिन्ह से। ये है स्वास्तिक का चिन्ह। ये स्वास्तिक का जो चिन्ह है, ये सबसे पहले कहाँ, सबसे पहला वर्णन, सबसे पहला पता कहाँ चला है? तो हड़प्पा सभ्यता में चला है। इसीलिए कहा जाता है किसकी देन है, अर्थात स्वास्तिक सिंबल प्रोबेबली ओरिजिनेटेड फ्रॉम द हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसे। आगे, स्वास्तिक चिन्ह से किसका अनुमान लगाया जाता है? तो स्वास्तिक जो प्रतीक है, ये सूर्य उपासना अर्थात सन वर्शिप, अर्थात भगवान सूर्य की पूजा का प्रमाण मिलता है कि जब स्वास्तिक के बारे में पता था, इसका मतलब है कि भगवान सूर्य की ये सब पूजा करते होंगे। ठीक है, भगवान सूर्य की पूजा करते होंगे, ये इस चीज का प्रमाण है। तो किस चीज का अनुमान लगाया गया? कि यहाँ के लोग सूर्य की पूजा करते थे। सिंधु घाटी के नगर में किसके अवशेष नहीं मिले हैं? तो किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। धार्मिक स्थल तो मिले हैं, लेकिन मंदिर जैसे बनता उसका कोई अवशेष नहीं मिला है। किसी भी मंदिर का अवशेष नहीं मिला है। नो रिमेन ऑफ एनी टेम्पल हैव बीन फाउंड इन द इंडस वैली सिटीज। और सिंधु सभ्यता में किसकी उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी? तो मातृ देवी की उपासना जो है सबसे अधिक प्रचलित थी। इसे ध्यान रखेंगे। किस सभ्यता में? सिंधु घाटी सभ्यता में किसकी उपासना होती थी सबसे ज्यादा? तो मातृ देवी की उपासना सबसे ज्यादा होती थी। और पशु में सभ्यता के लोग के लिए विशेष पूजनीय क्या था? तो कुंवर वाला सांड सबसे विशेष पूजनीय था। किस पशु की पूजा विशेष रूप से किया जाता था? तो कुंवर वाले सांड का। अभी भी कुंवर वाले सांड का जो पूजा होता है, और सिंधु घाटी सभ्यता में भी कुंवर वाले सांड का पूजा होता था। ठीक है, तो अभी कुंवर वाले सांड को क्या माना जाता है? तो महादेव का सवारी, महादेव की सवारी माना जाता है। इसे ध्यान रखेंगे। और स्त्रियां मृण मूर्तियां, मृण मतलब क्या हुआ? मृण मतलब मिट्टी की मूर्ति, अर्थात मिट्टी के जो मिस्त्री की मूर्ति है, अधिक मिलने से क्या अनुमान लगाया गया है? ज्यादा से ज्यादा जो है स्त्री की मूर्ति मिला है। और इस मूर्ति को देख करके पता चलता है कि सेंधव समाज मातृसत्तात्मक था, अर्थात मातृसत्तात्मक और पितृसत्तात्मक तो आप लोग समझ ही रहे होंगे। मातृसत्तात्मक समाज का मतलब हुआ जहाँ के घर के फैसले या फिर समाज में या फिर राज्य में जहाँ स्त्रियों का ज़्यादा महत्व हो, उनके बातों को माना जाए, उनके लिए गए फैसलों का सम्मान किया जाए, ऐसे समाज को बोलते हैं मातृसत्तात्मक समाज। तो इससे पता चलता है कि सेंधव समाज जो था मातृसत्तात्मक समाज था। ऐसा भी पूछा जाएगा। और फिर आगे चलकर जब वैदिक सभ्यता आता है, वैदिक काल आता है, तो वहाँ का समाज पितृसत्तात्मक हो जाता है, अर्थात शासन प्रशासन में जो महिलाओं की भागीदारी कम देखने को मिलती है, इसीलिए उसे बोलते हैं पितृसत्तात्मक समाज था वैदिक सभ्यता। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता को बोलते हैं मातृसत्तात्मक। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी की मूर्तियाँ मिली है, इसी से अनुमान लगाया गया है। आगे, सिंधु सभ्यता के लोग किस प्रकार के जीवन में विश्वास रखते थे? तो ये लोग शांति प्रिय थे, अर्थात पीसफुल, साथ ही संगठित जीवन, ऑर्गेनाइज्ड, अर्थात एक संगठित का मतलब हुआ एक साथ रह करके अपने काम करने में विश्वास रखते थे। क्या किसी देवता की मूर्ति या मंदिर मिले हैं? नहीं। धार्मिक प्रतीक जैसे पशुपति मोहर और मातृ देवी की मूर्तियां तो मिली है, लेकिन मंदिर और मंदिर में मूर्ति ऐसा कुछ भी नहीं मिला, इसीलिए यहाँ नहीं है। और सिंधु सभ्यता के धार्मिक जीवन की प्रमुख विशेषता क्या था? धार्मिक जीवन में जितने भी धर्म से जुड़े चीज है, उनमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा वर्शिप ऑफ नेचर, जैसे नेचर में क्या? नदी, पहाड़, पठार, सूर्य, धरती, वृक्ष इत्यादि की पूजा का ज़्यादा यहाँ पे प्रमाण मिला है, ज़्यादा प्रूफ एविडेंस मिला है। इसी वजह से कहा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्रकृति के पूजक थे, प्रकृति की पूजा करते थे, और साथ ही जनन शक्ति की भी पूजा करते थे। जनन शक्ति अर्थात जो जन्म देती है, जैसे माँ, ये दोनों याद रखेंगे। फर्टिलिटी पावर जो है, चाहे वो धरती माँ हो, धरती माता की भी पूजा, और मातृसत्तात्मक माँ की भी पूजा, तो जनन शक्ति दोनों के पास है, दोनों की पूजा होती थी। की फीचर्स ऑफ देयर रिलीजन, उनके रिलीजन का ये की फीचर है। बात करें सिंधु सभ्यता के जीवन शैली, कला और सामाजिक व्यवस्था की, तो यह जो है इंडस सिविलाइजेशन, लाइफ स्टाइल, आर्ट और सोशल सिस्टम, तो इसे ध्यान रखेंगे कि सेंधव वासी किस प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग करते थे? तो सिंधु जो सभ्यता के लोग हैं सूती वस्त्र और ऊनी वस्त्र का प्रयोग करते थे। हड़प्पन यूज्ड कॉटन और वुलन क्लॉथ्स, सूती और ऊनी वस्त्र। ठीक है, दो वस्त्र होगा, सूती और ऊनी।
मनोरंजन के लिए सिंधुवासी किन साधनों का प्रयोग करते थे? तो मनोरंजन के लिए मछली पकड़ते थे, शिकार करते थे, पशु पक्षी को आपस में लड़ाते थे, चौपड़ और पासा खेलते थे। ये सभी मनोरंजन के काम हुआ करता था सिंधु घाटी सभ्यता में। साथ ही इसका दूसरा पक्ष मनोरंजन, पहला पक्ष मनोरंजन है, लेकिन एक और पक्ष है कि मछली पकड़ करके वे लोग अपनी जीविका चलाते होंगे, शिकार करके पशु पक्षी को आपस में लड़ा करके। कुछ कुछ इसमें केवल मनोरंजन है और कुछ मनोरंजन के साथ साथ जीविका का भी साधन है। सिंधु सभ्यता के लोग किस प्रकार के बर्तन बनाते थे? तो बर्तन ये लोग जो है काले रंग के डिजाइन से किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन, ठीक है, डिजाइन है काले रंग के और लाल मिट्टी कैसा यूज होता था? लाल रंग का। और कलर कैसा? तो काला। ऐसे दे मेड रेड पोटरी डेकोरेटेड विद द ब्लैक डिजाइन। इस तरह के बर्तन होते थे। क्या सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित थे? नहीं, वे तलवार से परिचित नहीं थे, ठीक है, क्योंकि लोहा का यहाँ आविष्कार नहीं हुआ था अभी, इसीलिए तलवार से भी परिचित नहीं थे। सिंधु समाज में कौन सी सामाजिक प्रथाएं प्रचलित थी? तो पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति, ये दोनों जो है प्रथाएं हैं। ये जो कुरीति ही बोलेंगे, सामाजिक प्रथा है ये। पर्दा में रहना और वेश्यावृत्ति, ये दोनों यहाँ पे प्रचलित थी, ध्यान रखेंगे। आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो टेराकोटा। ब्लैक क्ले इज कॉल्ड टेराकोटा। टेराकोटा कहा जाता है इसे। कालीबंगन और अंतिम संस्कार की बात करें तो कौन सा एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल है जिसका निचला शहर भी किले से घिरा हुआ था? तो कालीबंगन एकमात्र ऐसा हड़प्पा कालीन स्थल है जिसका निचला शहर है वो किससे? किले से घिरा हुआ था। देखिए, जितने भी स्थल हुए, चाहे मोहनजोदड़ो की बात करें, हड़प्पा की बात करें, कालीबंगन है, लोथल है, सुरकोटदा है, सुटकांगेडोर है, राखीगढ़ी है, जितने भी स्थल है उन सभी स्थलों में जो ऊपर वाला किला था, देखिए दो तरह का किला बनता था। एक होता था ऊपर में, जैसे कि ऊपर किसी ऊंचाई पे बना हुआ घर होता था, चारों ओर से घेरा होता था, कुछ नीचे में होता था। तो नीचे वाला जो है निम्न वर्गों के लिए अर्थात मजदूर वर्गों के लिए होता था, और ये उच्च वर्गों के लिए, शासक वर्ग के लिए, व्यापारी वर्ग के लिए होता था ऊपर में। और जो नीचे वाला होता था वो निम्न वर्ग अर्थात श्रमिक वर्ग के लिए होता था। तो एकमात्र ऐसा शहर है हड़प्पा काल में जिसका निचला शहर भी किला से घिरा हुआ था, अर्थात चारों ओर से घेराबंदी की गई थी, और ये शहर जो है कालीबंगन है। कौन है शहर? कालीबंगन है। और बाद बाकी जितने भी शहर होंगे सभी के केवल और केवल ऊपरी शहर जो था, ऊपरी आवास जो था, ऊपरी स्थल जो था, इसी में घेरा था अर्थात किला था। तो कालीबंगन वाज द ओनली हड़प्पन साइट हुज लोअर टाउन वाज आल्सो फोर्टिफाइड, अर्थात फोर्ट जानते हैं आप लोग, बोलते हैं रेड फोर्ट अर्थात लाल किला, अर्थात फोर्टिफाइड किया गया था। ये ध्यान रखेंगे। कालीबंगन का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो काली तो मतलब काला हो गया, और बंगन मतलब वह चूड़ियाँ। तो कालीबंगन का शाब्दिक अर्थ चूड़ियाँ है। द लिटरल मीनिंग ऑफ द कालीबंगन इज ब्लैक बेंगल्स, इसे ध्यान रखेंगे। और कालीबंगन से कौन से महत्वपूर्ण प्रमाण मिलते हैं? पूर्व हड़प्पा स्तरों के खेत जोतने के और अग्नि पूजा के प्रमाण मिलते हैं। यहाँ से प्रश्न आपको एमसीक्यू में भी देखने को मिलेगा, इसीलिए बहुत अच्छे से याद रखिए। कालीबंगन क्या आपको याद करवाए थे? कालीबंगन अर्थात काली मूर्ति बना मिट्टी से, और मिट्टी मतलब खेत में जोते हुए मिट्टी। और अग्नि पूजा कहाँ करते हैं? तो आप मिट्टी को खोद करके आप बनाते होम, मतलब आप बनाते हैं जिसपे पूजा किया जाता है, ठीक है, जिसमें पूजा किया जाता है। और ऐसे यहाँ भी मिट्टी से संबंधित है, तो अग्नि पूजा भी यहीं होता है। और सिंधु सभ्यता में कौन सी दोनों प्रथाएं प्रचलित थी? तो सबको जलाने और गाड़ने, दोनों की दोनों प्रथाएं थी। गाड़ा भी जाता था और जलाया भी जाता था, अर्थात सेरिमेशन जो होता है और बरियल, अर्थात इसे जलाना बोलते हैं और बरियल मतलब दफनाना बोलते हैं, दोनों प्रथाएं थी। और हड़प्पा में कौन सी प्रथा विद्यमान थी? तो हड़प्पा में देखिए, ये सिंधु के अन्य शहरों की बात हो गई, और उसके एक शहर है हड़प्पा, एक स्थल हड़प्पा, यहाँ पे सबको दफनाया जाता था और मोहनजोदड़ो में जलाया जाता था। और दोनों मिला करके है, दफनाना और जलाना दोनों की प्रथा है। दोनों को मिला देंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता अर्थात सभी को मिला करके तो बोलेंगे दफनाया भी जाता था और जलाया भी जाता था। लेकिन याद रखेंगे हड़प्पा में दफनाया जाता था, ठीक है, और मोहनजोदड़ो में जलाया जाता था, ठीक है। तो इसे बहुत आसानी से आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। हड़प्पा पौ के बाद फौ आता है, तो दफनाना इसमें हो गया। मोहनजोदड़ो जौ से हो गया, जौ से जलाना। आप अपने से कुछ ट्रिक निकाल लेंगे ताकि हमेशा याद रहे। और किन स्थलों से युग्म समाधियां मिली है? युग्म समाधियां मतलब जोड़े में दफनाने का स्त्री पुरुष को,
पति पत्नी को एक साथ जलाने का, तो लोथल और कालीबंगन से, ठीक है। लोथल और कालीबंगन से जो है युग्म समाधि या जोड़े में दफनाने का जो प्रमाण मिला है। सभ्यता के विनाश का क्या कारण था? कॉज ऑफ डिक्लाइन, तो सेंधव सभ्यता के विनाश का संभवतः कारण, सबसे प्रभावी कारण बाढ़ माना जाता है। संभवतः कारण है, एकमात्र कारण नहीं है, ये संभवतः कारण है, ठीक है। संभावना है कि बाढ़ से विनाश हो गया होगा। और अन्य कारण भी है, तो कौन कौन कारण है? हो सकता है भूकंप आया हो, या जलवायु परिवर्तन हो गया हो, क्लाइमेट चेंज हो गया हो, नदियों का मार्ग परिवर्तन, रिवर शिफ्ट कर गया हो, या आर्यों का आक्रमण हो गया, आर्यन इन्वेजन। तो ये सभी कारण जो बताया जाता है सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश का कारण है। बात करें सेंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल और उसके वो किस नदी के किनारे है, साथ ही उसके उत्खनन करता कौन है और वर्तमान स्थिति क्या है, इन सभी चीज़ों को हम लोग बारी बारी से देखते हैं। चलिए, हड़प्पा जो है, हड़प्पा किसके किनारे है? तो इसे याद रखेंगे हड़ा, ह से हड़प्पा, रो से रावी, हड़ा। इसे याद रखेंगे मोसी, 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 मोसी मतलब मोह से मोहनजोदड़ो और सी से सिंधु, ट्रिक है ये। इसे भी याद रखेंगे चौसी, मोसी चसी, चौ से चंदुद्रो, सी से सिंधु। और ऐसे भी याद रखेंगे दड़ो दड़ो वाला जो दोनों है, दोनों सिंधु में है, ठीक है। साथ ही हड़प्पा जो है पाकिस्तान के पंजाब के साहनीवाल जिला में है, और ये दयाराम साहनी, महादेव स्वरूप वत्स और व्हीलर के द्वारा 1946 ईस्वी में 21, 26 और 46 ईस्वी में अलग अलग समय में इस स्थल की उत्खनन किया गया, खोज किया गया, ठीक है। और मोहनजोदड़ो की 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी, मोहनजोदड़ो को राखाल दास बनर्जी के द्वारा 1922, 27 और 30, 22 में मेके के द्वारा, और राखाल दास बनर्जी के द्वारा 22 में, मेके के द्वारा 27 में, व्हीलर के द्वारा 30 में इसका उत्खनन किया गया। और दोनों के दोनों जो बड़े से बड़े शहर है, जो जुड़वा राजधानी कहा गया है पिगट के द्वारा, दोनों के दोनों जो है कहाँ है? दोनों के दोनों पाकिस्तान में, ये भी पाकिस्तान में, ये भी पाकिस्तान में। अंतर यही है, ये पंजाब प्रांत में है और ये सिंध प्रांत में है। और चन्हुद्रो ये तीसरा शहर है, ये दरो वाला जो दोनों के दोनों पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के नवाब शाह जिला में है। और मेके 1925 में और एन मजूमदार साल 1931 ईस्वी में इसके उत्खनन करता है। ये सभी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कालीबंगन, खास करके ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है, ये जो जगह है ये किस राज्य से संबंधित है, इसे भी ध्यान रखेंगे। तो कालीबंगन घग्गर नदी और राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला, कालीबंगन राजस्थान। तो इसे याद रखने का किस राज्य में है, तो इसका एक ट्रिक बनाया है हम लोग। वर्ड यूज करते हैं काली स्थान, दुर्गा स्थान, कोई भी स्थान होता है तो स्थान मतलब होता है वो उस जगह पे पूजा होती है, तो काली के साथ स्थान लगता है, अर्थात काली के साथ जो बंगन आएगा, काली बंगन, ये हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान में स्थान वर्ड है, इससे याद रख सकते हैं, ट्रिक बना लिए। और अमलानंद घोष 1951 में, बीवी लाल और बीके थापर 1961 में इसके खुदाई करने वाले, उत्खनन करने वाले व्यक्ति हैं। और साथ ही आपको नदी याद करना, तो नदी के लिए भी एक ट्रिक बना सकते हैं, जैसे कि एक छोटा सा ट्रिक है, अदरवाइज नहीं लेंगे आप लोग, ये बस याद रखने भर के लिए सीमित है। काली, काली का मतलब माँ काली याद आती है। माँ काली का जो मूर्ति होता है उसका वस्त्र भी होता है, बस उसको घाघरा पहना दिए, घाघरा, माँ काली घाघरा पहनी हुई है, अर्थात हमेशा के लिए इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। आगे बढ़े, कोट दीजी, कोट दीजी सिंधु, ठीक है। कोट दीजी जो है, कोट किन से मांग रहे हैं? सिंधु नाम के एक व्यक्ति से कोट मांग रहे हैं आप, कोट दे दीजिए, कोट दीजिए, अर्थात सिंधु से कोट मांग रहे हैं आप। और सिंध प्रांत के खेरपुर स्थान पे है और फजल अहमद खोज करता है। रंगपुर की बात करें, रंगपुर कहाँ है? भादर नदी किनारे, कहाँ पे? काठियावाड़ जिला। और कहाँ पे? गुजरात में, गुजरात में। रंगपुर कहाँ है? गुजरात में है। साथ ही याद रखेंगे, ये जो गुजरात है ये रंग के लिए फेमस है। कैसे रंग के लिए फेमस है? तो यहाँ पे अहमदाबाद, सूरत, ये अलग अलग फैक्ट्री है, कपड़ों के बड़ी बड़ी कारखाने हैं, रंगीन रंगीन कपड़े बनते हैं। आप कोई ना कोई ट्रिक सेट करिए। ये है भादर, तो रंगपुर जो है भादर नदी के किनारे है और गुजरात के काठियावाड़ जिला में है। और रंगनाथ, देखिए रंग दोनों है। रंगपुर की खोज रंगनाथ ने की, कितना आसान है याद रखना। रंगपुर की खोज रंगनाथ राव ने की। और रोपर की बात करें, रोपर सतलज, जो सतलज नदी में अभी बाढ़ आया था हाल फिलहाल में, ये रोपर के आसपास के इलाके में बाढ़ आया था, पंजाब में है ये। तो रोपर कहाँ है? पंजाब में है। किस नदी किनारे है? सतलज नदी किनारे है। ऐसे याद रख सकते हैं। और खास करके ऐसे भी याद रख सकते हैं कि हमारे बिहार से मजदूर जाते हैं पंजाब, और पंजाब जाके धान रोपनी करते हैं, धान की रोपनी करते हैं। रोपनी से बनेगा रोपर, और जैसे ही रोपर दिखेगा, रोपर आएगा
तो रोपर देखते ही आपके दिमाग में हिट करेगा। रोपर मतलब रोपना, रोपना मतलब धान रोपना, और धान कौन रोप रहा है? तो बिहार से जो लोग जाते हैं वे धान रोपते हैं। अदरवाइज नहीं लेना है, बस ट्रिक तक याद रखना है। और रोप करके क्या करेगा? बहुत बड़ा यज्ञ संपन्न कराएगा, और बहुत बड़ा यज्ञ संपन्न कराएगा तो मतलब यज्ञदत्त शर्मा। ट्रिक बना लीजिए, ठीक है। लोथल, लोथल भोगवा, और कहाँ पे? गुजरात में। और कौन है? रंगनाथ राव। तो आप इसे याद रख सकते हैं। लोथल अर्थात लोभी। लोथल को आप लोभी समझिए। लोथल लोग भोगता है, क्या भोगता है? अपने कर्मों की सजा भोगता है, ठीक है। तो लोथल मतलब लोभी, ट्रिक बनाए हैं, कोई लोथल का मतलब लोभी होता नहीं है। लोथल मतलब लोभी, लोभी है भोगा, भोगा क्या? अपने कर्मों का फल भोगा। और लोथल है कहाँ? गुजरात के अहमदाबाद जिले में है। और रंगनाथ राव जो है इनके खोज करता है। आगे बढ़े। आलमगीरपुर आपने देखा था, यह जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका सबसे पूर्वी नगर जो है यह है आलमगीरपुर। और आलमगीरपुर कहाँ है? किस नदी किनारे? हिंडन नदी। और कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के मेरठ में है। और यज्ञदत्त शर्मा इसके खोज करता है। सुतकांगेदोर, दास्क नदी पाकिस्तान में। सुतकांगेदोर सबसे पश्चिमी स्थल था, पाकिस्तान में था, मकरान नदी के तट पे था। बनमाली, वन में जो माली रहता है ये रंगोई है। रंगोई रंग बिरंगा फूल खिलाता है वन में। तो ऐसे ट्रिक बना सकते हैं। हरियाणा के हिसार में है, रविंद्र मिश्र इसके खोज करता है। धोलावीरा, धोलावीरा जो है लूनी नदी के तट पे है, गुजरात के कच्छ जिला में है। और जेपी जैसी खोज करता है। और सोतकाको, ये सोतकाको जो है ये सादीकोट नदी के किनारे है और बलूचिस्तान में अवस्थित है। जॉर्ज डेल्स जो है इसके खोज करता है। ये सभी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों हमने बहुत अच्छे से प्रयास किया है कि आपको बहुत अच्छे से याद करा दिया जाए। और इस तरह से आप यदि इसको अच्छे से याद करके 2 बार 4 बार पढ़ करके नोट्स बना करके रात के 8 बजे जब MCQ का टेस्ट होगा उस MCQ टेस्ट में आएंगे जहां 40 प्रश्न पूछा जाएगा, तो आप बहुत अच्छी स्थिति में होंगे, बहुत प्रश्न का जवाब दे रहे होंगे। साथ ही ये हिस्ट्री के साथ साथ चल रहा है आपको बायोलॉजी। और बायोलॉजी में कल टॉपिक बता दिए थे, DNA से संबंधित आज टॉपिक है। इन टॉपिक को भी आप कुछ देर में वीडियो मिलेगा, इस वीडियो को भी देख ले, इसका भी नोट बना ले, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। इतना आप लोगों से हेल्प चाहिए। आप लोगों के लिए जो हम हेल्प कर रहे हैं इसके बदले आपसे इतना उम्मीद रखते हैं। इस वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कर दे ताकि वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा रीच मिले, ज़्यादा से ज़्यादा व्यू मिले। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, फिर रात में मिलेंगे MCQ सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।